Welcome to the Fun Tunes, where every story has a heart. धर्मपुर गांव की गलियों में जहां सुबह का सूरज अपना उजाला बिखेर रहा था, वहीं गांव के एक छोर पर बसे छोटे से कच्चे घर में रामधन की नींद खुली। बाहर बकरियों की मिमियाहट और पास ही सेठ हरिराम की बैलगाड़ी की चरमराहट सुनाई दे रही थी। रामधन ने चाय के खाले कुल्हड़ को नीचे रखते हुए कहा, सुनीता उठो, आज खेत में पानी देना है। पिछले हफ्ते जो बीज डाले थे अब अंकुर निकलने लगी हैं। हमको और देर नहीं करनी चाहिए। जल्दी उठो और खाने के लिए भी कुछ रख लो। सुनीता ने झुककर अपने झोले से गेहूं निकाले। हाँ जी, मैं बच्चों को जगा देती हूँ और रोटियां बांध देती हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज देर नहीं करनी है। रामधन एक मेहनती किसान था, मगर दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ता था। पिछले 3 सालों से सूखा, बेमौसम बारिश और साहूकारों का कर्ज उसके सिर पर पहाड़ बन खड़ा था। इस साल भी उसे फसल बोने के लिए सेठ हरिराम से ब्याज पर कर्ज लेना पड़ा। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। बारिश समय से हुई, बीज अच्छे थे और खेतों में हरियाली देखकर रामधन के चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान लौटी थी। रामधन ने उम्मीद से कहा, देखो सुनीता, इस बार भगवान ने हमारी सुनी है। फसल अच्छी हुई तो सारा कर्जा चुकता कर दूंगा। फिर बच्चों को स्कूल भेजूंगा और तेरे लिए भी एक नई साड़ी लाऊंगा। सुनीता मुस्कुरा दी। उसने चिंता के स्वर में उत्तर दिया, बस इस बार कोई आफत न आए और भगवान हमारे इतने सालों के तप और मेहनत का फल इस बार हमें दे दे। लेकिन जैसे ही फसल काटने का समय आया, आसमान में फिर वही काले बादल मंडराने लगे। एक रात तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने सारी फसल खराब कर दी। खेतों में खड़ी फसल पानी में डूब गई। अगले दिन खेत जाकर रामधन का दिल बैठ गया। रामधन की आंखें झलक आई और वो वहीं बैठकर रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? सुनीता, अब सब बर्बाद हो गया। अब हम कहीं के नहीं रहे। सुनीता ने संभालते हुए कहा, अब क्या करें? घर में कुछ भी नहीं बचा। अब तो हम भूखे मर जाएंगे। हमारे बच्चों का क्या होगा? अब हम कैसे जिएंगे? अब कर्ज कैसे चुकाएंगे? रामधन चुप था। उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन उसी शाम वह सीधे सेठ हरिराम के घर जा पहुंचा। सेठ जी, बारिश से फसल बर्बाद हो गई। हम सड़क पर आ चुके हैं। आप हम पर कृपया करके थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। रामधन, मोहलत का मतलब जानता है? तेरा समय खत्म हुआ। तू मेरी जमीन पर खेती कर रहा था और अब कागजों के मुताबिक यह जमीन मेरी हुई। लेकिन सेठ जी, वो जमीन तो मेरे दादा की है। अब तेरे सपने से ज्यादा मुझे मेरे पैसे प्यारे हैं। उस दिन रामधन की आंखों में पहली बार हार का डर दिखाई दिया। वो चुपचाप घर लौटा। सुनीता, अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलो यहाँ से चलते हैं। हमें अब यहाँ से जाना होगा। कहाँ जाएंगे? जंगल की तरफ चलते हैं। शायद वहाँ कुछ काम मिल जाए या कहीं रहने का ठिकाना। अगली सुबह चारों जन, रामधन, सुनीता और उनके 2 बच्चे, गांव छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े।
जंगल के किनारे उन्हें एक टूटी फूटी कुटिया मिली। वहां एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा था। रामधन ने उसे अपनी हालत बताई। साधु ने कहा, बेटा, मेहनती लगते हो, यहाँ रह सकते हो, लेकिन मेहनत करनी होगी। रामधन ने सिर झुकाया। मेहनत ही तो हमारा धर्म है बाबा। अब रामधन हर रोज जंगल से लकड़ियां काटता और बाजार में बेचता। उससे जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, उससे राशन लाकर सुनीता बच्चों के लिए खाना बनाती। बच्चों को अब भी स्कूल की किताबें नहीं मिलती थी, लेकिन उन्होंने शिकायत करना छोड़ दिया था। एक शाम रामधन बैठा बैठा कुछ सोचने लगा। अगर मैं हर दिन लकड़ी काटने की बजाय कुछ लोगों को साथ लेकर यह काम करूं और बाजार में बेचूं, तो ज्यादा कमाई हो सकती है। सुनीता ने प्रोत्साहित किया। एक बार कोशिश करके देखो, मेहनत का फल मिलेगा। रामधन ने गांव के कुछ जरूरतमंद लोगों के साथ मिलकर अपना एक समूह बनाया। वे मिलकर लकड़ियां काटते, एक जगह इकट्ठा करते और बाजार में ले जाकर बेचते। धीरे धीरे छोटा काम एक ठेले से बढ़कर एक छोटे गोदाम में बदल गया। अब रामधन को गांव वाले राम भाई कहने लगे थे। जिसने कभी सब कुछ खो दिया था, आज वही दूसरों को काम देकर उनका सहारा बन गया था। एक दिन गांव के सरपंच ने रामधन को बुलाया। रामधन, गांव के बच्चे पढ़ाई से वंचित है। तू चाहे तो एक छोटी पाठशाला खोल दे, लकड़ी की कमाई से ही सही। उसे यह विचार बहुत भाया। उसने उसी जंगल में लकड़ी की एक छोटी झोपड़ी बनाई और मुफ्त में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक मास्टरनी रखी। बच्चे जो कभी भूखे पेट सोते थे, अब सपने देखने लगे थे। सेठ हरिराम को यह सब हजम नहीं हो रहा था। एक दिन उसने योजना बनाई। उसने सोचा, रामधन को बदनाम कर दूंगा, गांव वालों की नजरों में गिरा दूंगा। उसने गांव में अफवाह फैलाई। रामधन जंगल से गैर कानूनी लकड़ियां काट रहा है और सरकार को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन गांव वाले अब पहले जैसे नहीं थे। सेठ जी, पहले आप हमसे हमारी जमीनें छीनते थे। अब जब एक गरीब आदमी हमारे लिए खड़ा है, तो आप फिर से वही करेंगे? सरकार की तरफ से एक वन अधिकारी आया और रामधन की जांच करने पहुंचा। लेकिन रामधन ने न केवल सभी कागज दिखाए, बल्कि यह भी बताया कि उसने वन विभाग से विशेष अनुमति ली है, ताकि गिर चुकी लकड़ियां उठाकर बेची जा सके और गांव वालों को रोजगार मिल सके। अधिकारी बहुत प्रभावित हुआ। आप जैसे लोगों की जरूरत है देश को। हम आपको एक आधिकारिक लकड़ी केंद्र खोलने की अनुमति देते हैं। अब रामधन का सपना सिर्फ गांव तक सीमित नहीं था। वह चाहता था कि आसपास के गांव के लोग भी इससे लाभ लें। हर साल गांव में मेला लगता था, लेकिन इस साल कुछ अलग हुआ। पहली बार रामधन को उस मेले में बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया। जहां एक वक्त वो मजदूर था, अब उसकी मेहनत की गूंज पूरे गांव में हो रही थी। सेठ हरिराम अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। आखिरकार वो भी अपने कर्मों का फल भोग रहा था। एक शाम रामधन अपने बच्चों के साथ बैठा था।
पिताजी, क्या अब हम कभी गरीब नहीं होंगे? रामधन मुस्कुरा दिया। गरीबी कोई अभिशाप नहीं होती है बेटा, बस हालात होती हैं। जो मेहनत करना जानता है वो भी गरीबी में रह सकता है। बेटी ने भोलेपन से पूछा। तो क्या हम राजा बन गए? रामधन ने सुनीता की ओर देखा, फिर बच्चों से कहा। राजा वो नहीं होता जो राजमहल में रहता है, राजा तो वो होता है जो अपनी प्रजा के दुख को अपना समझे। हम सब राजा हैं, अगर हम मेहनत और ईमानदारी से जिएं। सीख। यह कहानी बताती है कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से कोई भी अपनी तकदीर बदल सकता है। किसी गुफा के सोने या चमत्कार की जरूरत नहीं होती। असली चमत्कार तो हमारे अंदर की शक्ति और जिद में छुपा होता है।